हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर के अंदर हम टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन सेक ए हमें दिया गया है। हम पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या है हमारा आंसर नंबर है 5। आंसर नंबर 5 के अंदर दिया गया है गिवन डेट है सेक ए। क्या दिया गया है? सेक ए इक्वल टू 13/12। यह दिया गया है कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशो। हमें बाकी के 5 और टिग्नोमेट्रिकल रेशो को यहाँ पर फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हमें टिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल का शेप ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक ट्राइंगल का 2D शेप ले लेते हैं। या हमने एक ट्राइंगल लिया इस 2D शेप में, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं हम ABC। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप इसे क्या नाम देंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि सेक ए इक्वल टू 13/12 दिया है, मतलब एंगल ए का यूज़ किया गया है। एंगल ए का यूज़ किया गया है, इसका अर्थ है कि आपका इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब ये वाला एंगल आपका एक्यूट एंगल। आप इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए। ए और सी आपके एक्यूट एंगल हो गए और आपका बी जो है यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद सेक ए इक्वल टू 13/12 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि सेक ए का इस ट्राइंगल से क्या फार्मूला निकल कर आता है। तो सेक ए का यदि हम फार्मूला बनाएं तो हम थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की आवश्यकता लगेगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है सेक ए इक्वल टू 13/12। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक ए एंगल के लिए यदि सेक का फार्मूला देखें, हमें मेनली 3 फार्मूले हमने याद किए हैं, समझे हैं, और उनके अपोजिट बाकी के 3 फार्मूले होते हैं। हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है। हम कोस को किस प्रकार से लिखते हैं? हम लिखते हैं यदि ए एंगल का यूज़ करके कोस को लिखा जाए तो कोस को लिखते हैं जो एंगल आप यूज़ कर रहे हैं उस एंगल के ज्वाइंट आपकी साइड। तो एंगल ए की ज्वाइंट साइड यह वाली है, इसकी ज्वाइंट साइड यह वाली है, तो इसे हम कहते हैं ए बी। और इसके अपान में हम यहाँ पर रेशो में इसे देखते हैं तो रेशो ए बी अपान हाइपोटेनस, यहाँ पर हाइपोटेनस आपकी ए सी होगी, ठीक है। तो इसे ए बी अपान ए सी के फॉर्म में लिखा जाता है कोस को। हम जानते हैं कि कोस का अपोजिट होता है सेक। कोस का अपोजिट होता है सेक। तो सेक हो जाएगा आपका यहाँ पर ए सी अपान ए बी। सेक हो जाएगा आपका ए सी अपान ए बी। ए सी अपान ए बी हो गया। अब आपका यह दिया गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सेक है। जब LHS इक्वल है तो इन दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। हम यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि सेक ए की एक वैल्यू यह दी है, सेक ए की एक वैल्यू यह दी है। इसका अर्थ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ए सी अपान ए बी इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पर ए सी की जो वैल्यू है वह होती है 13 और ए बी की जो वैल्यू है वह होती है 12। इस प्रकार हमें 2 वैल्यू यहाँ पर इस ट्राइंगल की निकल कर आ गई। एक ए सी की आ गई 13, यह हो गई आपकी 13 और आपकी ए बी हो चुकी है यहाँ पर 12। अब हमें इस ट्राइंगल में एक वैल्यू और चाहिए, वह है BC। तो BC को हम फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यह ट्राइंगल आपका राइट एंगल है रखता है। इस ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल है और राइट एंगल के फ्रंट वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। और जब इस प्रकार के किसी ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल हो तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के फ्रंट वाला साइड का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 अदर साइड ए बी और बी सी, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। पहले हम ए बी लिख लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ए सी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं। इसकी हो जाती है यहाँ पर 30
और इसका स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है हमारी 12, इसका स्क्वायर, और बी सी की जो वैल्यू है वह हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू इसका होता है 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। इन दोनों को यदि प्लस माइनस किया जाए, 169 में से 144 माइनस किया जाए तो आपके पास बचता है 25 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू होती है यहाँ पर √25 और बी सी इक्वल टू हो जाता है 5। कुल मिलाकर बी सी आपकी आ जाती है यहाँ पर 5। यह बी सी आपकी आ चुकी है 5। अब हम आसानी से बाकी के जो रेशो है वो फाइंड कर सकते हैं, बाकी के रेशो हम निकाल सकते हैं। बाकी के रेशो से क्या अर्थ है, बाकी के रेशो बचते हैं हमारे पास, कौन कौन से बचते हैं। सेक हमें दिया गया है तो हमें सबसे पहले साइन फाइंड करना है। हम साइन फाइंड करते हैं तो साइन ए, साइन का फार्मूला क्या बनता है, साइन ये कहता है कि क्या कहता है, इस ट्राइंगल के एंगल ए के लिए, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, सी के लिए अलग वैल्यू आएगी, ए के लिए अलग वैल्यू आएगी। तो हमें साइन का फार्मूला कहता है कि जिस एंगल को ले रहे हैं हम, एंगल ए ले रहे हैं, तो उसके फ्रंट वाली साइड, इसके फ्रंट वाली साइड मतलब बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी, इसे ऐसा लिखते हैं। तो साइन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, फ्रंट वाली साइड बी सी आपकी 5 है और ए सी आपकी 13 है। तो आपका एक वैल्यू तो यह आ चुका है साइन के लिए। कोस हम निकाल चुके थे, सीधे सीधे कोस की वैल्यू रख देते हैं। कोस ए इक्वल टू ए बी अपान ए सी। तो ए बी की वैल्यू है यहाँ पर 12 और ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 13। यह आपकी कोस आ चुका है, साइन आ गया, कोस आ गया। इसके बाद नंबर आता है 10 का, तो 10 निकाल लेते हैं। 10a, 10 का फार्मूला क्या कहता है, मैं एक अदर पेन यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि 10 क्या कहता है। 10 इस फार्मूले के लिए होता है कि जिस एंगल की बात हम कर रहे हैं उस एंगल के फ्रंट वाली साइड, फ्रंट वाली साइड कौन सी है, इस एंगल के फ्रंट वाली साइड है हमारी BC, हमने ले ली यहाँ पर BC, अपान उसकी ज्वाइंट साइड यह वाली साइड AB, ठीक है। हम इसे इस प्रकार से देखते हैं, 10 को फ्रंट वाली साइड अपान उस एंगल की ज्वाइंट वाली साइड। तो BC अपान AB मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10A इक्वल टू BC आपकी है 5 और AB आपकी है 12। यह आपका फार्मूला, यह आपका वैल्यू आ चुका है 10A का। साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया। अब नंबर आता है कोसेक का। तो कोसेक के लिए फिर एक अदर पेन यूज़ कर लेते हैं हम। कोसेक, कोसेक ए, कोसेक हमेशा साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके AC अपान BC लिख सकते हैं, AC अपान BC, और इस हिसाब से आपका कोसेक A इक्वल टू इसका अपोजिट ही हो जाएगा 13 अपान 5। यह आपकी हो चुकी है वैल्यू कोसेक की। तो साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया, कोसेक हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास बचता है सेक और कोट। तो सेक हमारे दिया हुआ था, 5 फाइंड करना था, तो 1 2 3 4 हो चुके। अब कोट बचता है, अब कोट लिख देते हैं। तो कोट ए इक्वल टू, कोट होता है 10 का अपोजिट, कोट और 10 आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर 5 अपान 12 था, तो आप इसे 12 अपान 5 लिख सकते हैं। तो यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको बेसिकली समझ यह होना चाहिए कि किस प्रकार से एंगल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है और एंगल के लिए किस प्रकार से उनके रेशो देखे जाते हैं। यदि हम कुछ क्वेश्चन में हमने ए भी लिया है और सी भी एंगल लिया है, तो दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इन एंगल की समझ होना चाहिए कि हम किस एंगल को ले रहे हैं और उस एंगल के अकॉर्डिंग ही फार्मूला तैयार होगा। कुल मिलाकर सीधा कहने का अर्थ है कि जिस एंगल को ले रहे हैं, साइन के लिए फ्रंट साइड अपान हाइपोटेनस, कोस के लिए ज्वाइंट साइड अपान हाइपोटेनस, 10 के लिए फ्रंट साइड अपान ज्वाइंट साइड, और इसके अपोजिट सेक, कोसेक और कोट लिख सकते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है और कोट का 10 का अपोजिट कोट होता है। तो इस प्रकार से 3 फाइंड होने पर 3 आप आसानी से उनके अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो
हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, आंसर नंबर हमारा है आंसर नंबर 6, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल हैं, इक्वल नहीं दिए गए हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि दोनों एक्यूट एंगल है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्राइंगल की आवश्यकता लगेगी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल का शेप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल का शेप ले लिया हमने, यह हमने ट्राइंगल खींच लिया है यहाँ पर, ठीक है, यह हमने ट्राइंगल ले लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो इसके अंदर यदि देखें तो ये मान लीजिए आपका एंगल ए है और यह आपका एंगल बी है, ये बी दिया गया है, दोनों एक्यूट एंगल है। राइट एंगल की बात नहीं की गई, सिर्फ एक्यूट एंगल। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, तब कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें दिया गया है, तब शो करना है, तब हमें शो करना है कि एंगल ए और बी आपस में इक्वल है। तो हमें गिवन दैट में क्या दिया गया है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन दैट क्या दिया गया है। गिवन दैट में दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से अर्थ होता है कि ये एंगल हमारे जो है लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि कोस ए इक्वल टू एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये कहा गया है। देन सो दैट, हमें तब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और बी दोनों इक्वल है। हमें दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यह हमें शो करना है, यह हमें दिखाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन डेट है उससे हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो जो मटेरियल हमें दिया होता है क्वेश्चन में, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा सी है, ये हमारा सी मान लेते हैं, ये हमारा सी एंगल है, जो कि एक राइट एंगल है। और बिना राइट एंगल के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल, दो हमारे एक्यूट एंगल चाहिए, तब जाकर हम ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोस ए और कोस बी के लिए फार्मूला हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमें दोनों एंगल को साथ लेकर भी आना चाहिए। क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों एंगल को साथ लेकर कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें दोनों एंगल एक साथ में आए हैं। तो कोस के लिए ए एंगल और बी एंगल दोनों को देखना है। तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं इस एंगल के लिए, ए के लिए कोस की वैल्यू। तो हम कोस को रेशो के रूप में देखें तो कोस के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर आपकी AC, ठीक है, एंगल की ज्वाइंट साइड अपान उस की हाइपोटेनस, उस ट्रायंगल की हाइपोटेनस हमारी है AB, ठीक है, ये लिख दिया हमने। एक फार्मूला ये हो गया कोस A के लिए। इसी टाइप से यदि हम लिखें कोस B के लिए, तो कोस B को क्या लिख सकते हैं, यदि हम B एंगल को देखें तो B की ज्वाइंट साइड कौन सी है, B की ज्वाइंट साइड है BC, B की ज्वाइंट साइड है BC, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि वो तीसरी साइड है और वह है AC। तो इस प्रकार ये होता है AC अपान AB और BC अपान AC। नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है शायद, कोस A मतलब AC अपान AB और यहाँ BC अपान AC, AB आना था हाइपोटेनस, ठीक है, ये AB दोनों यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें दिया गया है कि कोस A इक्वल टू कोस B, इसके अंदर इसे पुट कर देते हैं। कोस A की वैल्यू है AC अपान AB इक्वल टू, यह है आपकी BC अपान AB, ठीक है। AB से आपका AB कैंसिल हो गया और आपके पास फाइनली प्राप्त होता है AC इक्वल टू BC। क्या आ चुका है, AC इक्वल टू BC। हम जानते हैं, हमने 6th चैप्टर के अंदर बहुत ही व्यवस्थित पढ़ा है कि जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तब उन साइडों के फ्रंट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यह BC साइड जो है
इस BC साइड आपके दो एंगल ले रही है। आप समझिए ऐसे कि यह आपकी BC है, यह आपका B है और यह आपका C है। इससे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो यह एंगल और यह एंगल को छोड़कर तीसरे एंगल की यहाँ पर बात हो रही है, यह एंगल है। मतलब इसके लिए यह साइड अगर और यह साइड इक्वल है तो यह एंगल और इस साइड के लिए यह एंगल आपस में इक्वल होगा। यह दोनों साइड अगर बराबर है तो इनके फ्रंट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम से, इस लॉजिक से, इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन BC देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। यह आपका हैंस प्रूव हो जाता है, यह आपका हैंस प्रूव है। मतलब हमने ये करके दिखा दिया है। सो दैट था वो प्रूव था, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रूव दैट भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप इसे सिद्ध करके दिखाइए कि इस प्रकार से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो इन एंगल के इक्वल होने के लिए हमें बेसिकली सारा ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होती है और कितने टाइप से इस ट्रायंगल को हम देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। इसके लिए यदि आपको ट्रायंगल की बेहतर समझ नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रायंगल का एक स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ ट्रायंगल की बात की गई है और ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और आपको मज़ा आ जाएगा। इस प्रकार से हमने वहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल हमारा एंगल इक्वल टू एंगल भी आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें दिया गया है कोट थीटा की वैल्यू 7/8। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो गिवन डेट है वह है हमारा आंसर नंबर 7 है हमारा। और गिवन डेट क्या दिया गया है, गिवन डेट के अंदर दिया गया है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 वैल्यू दी गई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर दो क्वेश्चन बना कर दिए हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है। अब यहाँ पर हमें किसी ट्रायंगल की बात नहीं की गई है, ना ही ट्रायंगल के कोई ये कहा गया है कि ये हमारा एक्यूट एंगल है, यह हमारा राइट एंगल है। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं हिंट दिया गया है। इसका अर्थ है हमें तरीका नंबर 2 लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे कहीं ना कहीं वैल्यू इसकी इस के अंदर पुट करना होगी। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे पुट होगी, अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से थोड़ा सा लेवल हार्ड होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो फार्मूलों की प्रॉपर समझ होना चाहिए, फार्मूले आपको कंप्लीट आने चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा हम जानते हैं। क्या जानते हैं, मैं यहाँ थोड़े से आपको बेसिक दिखाता हूँ कि क्या जानते हैं। आपको यहाँ पर 3 प्रकार के सर्वसमीकाएँ प्राप्त होती है, उसमें से एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना हुआ जिसे सर्वसमीका कहते हैं हिंदी में, वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके और लिखें तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि मैं इसकी वैल्यू कोस में लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूले को हम इसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 1 यह आपका 1 होता है, एक बार और मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एक जगह प्रूव भी किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज आएगी उससे पहले हम इसे प्रूव भी करेंगे। तो यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि साइन में यह वैल्यू चाहिए तो कोस इस तरफ आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा, और यदि आपको कोस की वैल्यू चाहिए तो आपका साइन उस तरफ चला जाएगा और इस प्रकार से यह फार्मूला तैयार हो जाएगा। मैं इसलिए ये फार्मूले का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको पहचानना आना चाहिए कि अब रास्ता क्या होने वाला है। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसके बाद एक फार्मूला आपने सुना होगा, देखा होगा, यूज़ किया होगा, a प्लस बी
ए माइनस बी। आटे में नमक जैसा फार्मूला है, हमने कई बार कहा, यह वर्ड आप याद रखिए, हर जगह आपको यह फार्मूला यूज़ करते हुए देखा मिल जाएगा कि यह यूज़ हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इस प्रकार से यदि ए बी प्लस में हो और ए बी माइनस में हो तो ऐसा लिख सकते हैं। इस हिसाब से इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिख दीजिए अभी, और इसे लिख सकते हैं आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आप 1 को भी स्क्वायर में लिख दीजिए। आप नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसे ऐसा लिख सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पर जस्ट फार्मूला बना लिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, और इसे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया इसे साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मिलाकर अगर स्क्वायर लिखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं कोस थीटा अपान साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। कोस थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है, कोस थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है। अब वो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो कोस अपान साइन के प्लेस पर अपन 7/8 रख देते हैं, तो यहाँ रख दिया 7/8 और उसका स्क्वायर, मतलब 49/64 आपका पहले का आंसर आ चुका है। यह आपका पहले का आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। आंसर नंबर 2, ठीक है, सीधा सीधा दिया है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब आपको कोट की वैल्यू 7/8 दी ही है, तो लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ 7/8 और उसका स्क्वायर, मतलब वही हो गया 49/64। यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो दोनों हमें एक ही आंसर मिले हैं 49/64। कुल मिलाकर हमें घुमा फिराकर वही सब पूछ लिया गया है। और फाइनली हमसे जो जानना वो चाह रहे थे वो IMP क्या थे, वो था एक ये वाला फार्मूला जिसका आप यूज़ जानते हैं या नहीं जानते हैं, इन सर्वसम्मिकाओं का यूज़ आप जानते हैं या नहीं जानते। इस फार्मूले एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारा वेरिएशन यहाँ पर पूछ लिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, IMP हो जाता है। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आप अपनी बुक के अंदर IMP नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जस्ट लाइक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसी प्रकार का यह क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4/3। यहाँ पर 3 कोट ए इक्वल टू 4/3 दिया गया है। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 8 क्या दिया गया है, कोट ए इक्वल टू 3 कोट ए, 3 लिख देते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अगर इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर और इजी स्टेप में करें तो हम इसे लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3। ठीक है, कोट ए इक्वल टू 4/3 हो जाता है। चेक, हमें चेक करना है। अब यहाँ पर शब्द वर्ड बदल दिया गया है, चेक करने के लिए कहा जा रहा है। चेक करने का भी वही अर्थ है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और दोनों को देखिए कि क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था जस्ट लाइक यह क्वेश्चन उसकी कॉपी ही है। तो यहाँ पर कोट ए इक्वल टू 4/3 है। यदि इसे हम 10 में लिखना चाहें, यदि इसी फार्मूले को मैं 10 में लिखना चाहता हूँ, इसी फार्मूले को मैं 10 में लिखना चाहता हूँ, तो 10 ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। 4/3 से 3/4, 10 का अपोजिट कोट होता है और कोट का अपोजिट 10 होता है। अब हम सीधे सीधे इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। पहला है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं LHS। ये हम दो साइड देख लेते हैं, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। हम सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर 10 की वैल्यू 3/4 है, रख देते हैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर
अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। यह आपका इक्वल टू का साइन अगर आप बीच में लगाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/4 का होता है 16 और 1 के अपान में 1 और ये आपका टोटल का अपान और यहाँ 1/1 प्लस 9/16। ठीक है, बड़े ही आराम से इसे सॉल्व करना है। ये आप पर एलसीएम लिया 1 और 16 का, 1 और 16 का एलसीएम लिया। 1 और 16 का एलसीएम आता है 16 और यहाँ पर 16 तो यहाँ पर हो चुका है 16 और माइनस यहाँ पर हो चुका है 9। ठीक है, इसी टाइप से हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपका 16 और 16 प्लस 9 तो यहाँ पर आपका फाइनली LHS जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि LHS इक्वल टू 16 में से 9 माइनस हुए तो क्या बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे आपके पास 7/16 और इसके अपान में यहाँ हो जाते हैं 25 तो 25/16 और इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 7/16 इंटू 25/16 है। जब कोई भाग की संख्या, कोई डिवाइड की फ्रैक्शन जब मल्टीपल में जाती है तो वो पलट जाती है, अपोजिट हो जाती है, मतलब 16/25 हो जाएगा और यहाँ 16 से 16 कैंसिल होके आपका LHS हो जाएगा 7/25। यह आपका LHS आ चुका है। इसी प्रकार अब आप RHS को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं RHS। RHS राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब आपको यहाँ पर कोस और साइन आ चुका है। इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं साइन और कोस के लिए। अब यहाँ पर कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू चाहिए। अब कोस और साइन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बनाकर tan A इक्वल टू 4/3 ये आपका एंगल A मान लीजिए, ये आपका B मान लीजिए और ये आप C मान लीजिए और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा सा अगला पेन ले लेते हैं ताकि एक नया मालूम पड़े कि ये अलग से हुआ है। हम इसके वैल्यू रखें, ये हम कई बार यूज़ कर चुके हैं तो हम इसे 3 यहाँ लेते हैं और 4 यहाँ लेते हैं। इसके रेशो फार्मूला से, रेशो फार्मूला tan का ये साइड अपान ये साइड होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो यह आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब आ चुका है तो हम यहाँ पर साइन की अगर वैल्यू लिखें, क्योंकि हमें कोस और साइन यूज़ होना है A में, तो साइन की वैल्यू अगर लिखें तो साइन की वैल्यू आ जाएगी रेशो फार्मूले से 3/5 और कोस की वैल्यू आ जाएगी कोस A की 4/5। इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ये आपको मैंने शॉर्ट में करवा दिया है क्योंकि इस प्रकार के हम कई क्वेश्चन कर पीछे आ रहे हैं। तो कोस A की वैल्यू रखते हैं 4/5 और इसका स्क्वायर माइनस 3/5 और इसका स्क्वायर, ये रख दिया हमने। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 और इसे जब सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो फाइनल एलसीएम आ जाएगा 25 और 16 माइनस 9 मतलब 7/25। तो फाइनली आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है 7/25। किसकी है ये, RHS की। RHS की वैल्यू 7/25 और LHS की वैल्यू 7/25। तो आप इसका आंसर यस में देंगे या नो में देंगे, तो आपका यह आंसर होता है यस कि हाँ ये जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। या फिर आपको इस क्वेश्चन को बदलकर चेक की जगह या प्रूव दैट करके और इन दोनों को हटा दिया जाए तो यह सवाल फिर एक नया सा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको सारे वेरिएशन में क्वेश्चन करना आना चाहिए। यह पूरी ट्रिग्नोमेट्री वेरिएशन में रहेगी। हर एक क्वेश्चन के अंदर 10-20 क्वेश्चन बना सकते हो, तरह तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। इस 3 को यहाँ ले जाइए, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। 3 को 4/3 लिख दीजिए, यहाँ आप प्रूव दैट लिख दीजिए, सो दैट लिख दीजिए। इसके बाद आप इनको भी चेंज करके बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम आगे बात करेंगे जब प्रूव करेंगे सवालों को, तो बहुत कुछ वेरिएशन हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सारे वेरिएशन करने के लिए इनका पूरा बेसिक पता होना चाहिए। आई होप कि आपको
यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरी एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल आपको डीपली कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ रख कर कंप्लीट करवाई है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको कंप्लीट करवाई है यहाँ पर एक्सरसाइज, और पूरी हर बार 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 रिपीट किया है कि किस प्रकार से एंगल को देखा जाता है। तो अब कोई डाउट आपके पास शेष नहीं बचता है। आपको यदि कोई डाउट है तो आप अगेन रिपीट इस पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहीं आपको अगर कोई परेशानी होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। आई होप कि यह सब कुछ आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग मैथमेटिक्स ठीक से सीख सकें। अमूमन आज की डेट में आपको YouTube पे ढेरों चैनल मिल जाएंगे, सबके पढ़ाने के अपने अपने तरीके हैं। मेरा भी पढ़ाने का अपना तरीका है, सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई नाच गाकर पढ़ाता है, कोई सीरियस मूड में पढ़ाता है, कोई थ्योरी पढ़ा देते हैं, कोई डीपली पढ़ा देते हैं। हर तरह से आपको मैथमेटिक्स सिखाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप मैथमेटिक्स कंप्लीट ना करें, बल्कि मैथमेटिक्स को सीखें, मैथमेटिक्स को जानें। और यदि आप मैथमेटिक्स को सीखते हैं, मैथमेटिक्स को जानते हैं, तो गणित आपका फ्रेंड बन जाएगा और आप मैथमेटिक्स के ऊपर बेहतर कमांड हासिल कर लेंगे। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ्स पढ़ना होगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हम आपके टाइम की इमेज समझते हैं, उसका मूल्य समझते हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाकर लाते हैं। थैंक यू वेरी मच।